हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। साथ ही साथ आप लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कर लीजिए अभी से। कौन सा प्लेलिस्ट की बात कर रही हूँ मैं? यहाँ पे मैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए प्रैक्टिस पजल का एक पूरा प्लेलिस्ट चला रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पजल की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आज जो सेशन होने वाला है उसमें आरआरबी पीओ मेंस लेवल का पजल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि इसमें मैं सॉल्व भी करवाऊंगी और आपको तरीके भी बताऊंगी कि कैसे पजल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को, पजल को बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमें पूरे इंस्ट्रक्शन को, पूरे कंडीशन को पढ़ना होता है। फिर कंडीशन को नोट डाउन करते चलना है। साथ साथ जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपको कंडीशन को नोट डाउन करना है। उसके बाद सारे कंडीशन को मर्ज करना है। मर्ज कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको भी बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स with 4 couples namely ABCDEFGH। 8 मेंबर हैं एक फैमिली में, जिसमें कि 4 कपल है। मीन्स कि 8 मैरिड है ना। 8 अगर मेंबर हैं और 4 कपल हैं, इसका मतलब कि सबके सब मैरिड हैं, अनमैरिड कोई नहीं है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब ये जो 8 लोग हैं एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, मतलब इस तरीके से 8 लोग यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड का भी कोई कंडीशन हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं 2 कंडीशन बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि 2 कंडीशन बनाने से फायदा ये है आपका कि लास्ट मोमेंट पे अगर कोई कंडीशन मिसमैच हुआ तो दोबारा पूरा कंडीशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। 2 लोग हैं, 8 मेंबर हैं, जिसमें से कि 2 जो है अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब आउटसाइड देख रहे हैं। इसका मतलब है कि 6 लोग जो हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, मतलब इधर देख रहे हैं। ठीक है, सेंटर में देख रहे हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई। बी और ई में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, बी फेसेज सेंटर। बी जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। एफ सिट सेकेंड टू राइट ऑफ बी। बी के सेकेंड टू राइट में एफ बैठा है, तो यहाँ बी के सेकेंड टू राइट में एफ मैंने कर लिया। ठीक है, अब ये बी और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो कौन लेफ्ट है कौन राइट है हमें नहीं पता है। ठीक है, ई इज वाइफ ऑफ ए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस बॉक्स से जो मैं इंडिकेट करूंगी जेंडर, वो होगा फीमेल का, और ट्रायंगल से इंडिकेट करूंगी ये होगा मेल का। ठीक है, तो ई इज वाइफ ऑफ ए। ई जो है वो ए की वाइफ है, इसका मतलब ई जो है ए की वाइफ है। ए मेल हो गया, ई फीमेल हो गई। ठीक है, नो फीमेल आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई के आजू बाजू में कोई फीमेल नहीं है, इसका मतलब कि ई के आजू बाजू में जो भी लोग बैठे हैं वो मेल होंगे। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे अलग ही कर लेती हूँ, ताकि जो कंडीशन जब हम लोग मर्ज करें तो उस टाइम आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसे अलग कर ले रही हूँ। ठीक है, कि ई के आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं दोनों के दोनों यहाँ पे मेल हैं। ठीक है, C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। B के आजू बाजू में C नहीं बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे B था, मैंने C को यहाँ पे लिख लिया। B के आजू बाजू में C नहीं बैठा है। C इज डॉटर ऑफ E। E की डॉटर है कौन? C। ठीक है, इसका मतलब C भी फीमेल हो गई। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ C फेसेस सेंटर। अब जो C के आसपास जो बैठे हैं दोनों लोग, दोनों के दोनों सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन A एंड C's ब्रदर। A और C के भाई के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो A और यहाँ पे 3 लोग हो गए। ये जो पर्सन होगा वो कौन होगा? C's ब्रदर। ठीक है, F इज नॉट द ब्रदर और हस्बैंड ऑफ C। C का जो है, C का ना ही भाई है, ना ही भाई है और ना ही हस्बैंड है। कौन? F। ठीक है, A, C एंड C's ब्रदर, नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F। अब देखिए F के आसपास ना ही A बैठा है, ना ही C बैठा है, ना ही C का भाई बैठा है। ब्रो कर लिया मैंने। ठीक है, इस साइड भी वही कंडीशन होगा इन तीनों का। ठीक है, ना ही लेफ्ट बैठा है ना ही राइट बैठा है। ठीक है, D सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम G's हस्बैंड। अब जो G का हस्बैंड है, G's हस्बैंड ट्रायंगल कर लिया,
इससे 2 सीट छोड़ के कौन बैठा है? डी। तो 1 और 2 सीट छोड़ के मैंने डी को बिठा लिया। लेफ्ट और राइट कौन है ये अभी तक क्लियर नहीं है। एच द वाइफ ऑफ बी, एच जो है वो बी की वाइफ है, एच वाइफ ऑफ बी सिट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ध्यान से इस लाइन को समझिए, एच जो कि बी की वाइफ है जस्ट लेफ्ट में बैठी है डी के, इसका मतलब कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? एच बैठा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। बोथ जी एंड ए फेस डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सी। अब जो सी का डायरेक्शन होगा, सी का जो DIR कर लेते हैं यहाँ पे, सी का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में ए एंड जी है, ए एंड जी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सीज हस्बैंड सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के सेकेंड टू लेफ्ट में कौन बैठा है? ये सी का हस्बैंड है। ठीक है, ये सेकेंड टू लेफ्ट हो गया। ठीक है, बीज फादर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में, ई कौन है? फीमेल है। ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ये जो पर्सन है वो बी का फादर है। ठीक है, बीज फादर। बी सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ एज फादर, ए के फादर के सेकेंड टू राइट में कौन बैठा है? बी बैठा है। तो एज फादर ये हो गया, एज फादर, इसके सेकेंड टू राइट में बी बैठा है। ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ आर फीमेल्स। अब एफ के आजू बाजू में 2 लोग जो बैठे हैं वो दोनों के दोनों कौन है? फीमेल हैं। ठीक है, एफ के आजू बाजू में फीमेल बैठे हैं। जी इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, जी जो है वो बी की ग्रैंड मदर है। तो देखिए, जी ग्रैंड मदर है अगर बी की, इसका मतलब कि बी का कोई चाइल्ड, जी का कोई चाइल्ड है, उसका चाइल्ड कौन है? बी है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहां पे ये क्या है? ब्लड रिलेशन के साथ साथ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों मर्ज है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग कंडीशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे एज फादर आपको दिख रहा है, ए के फादर के सेकेंड टू लेफ्ट में कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन में आपको बता देती हूँ। देखिए, बी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ एज फादर, ए के फादर के सेकेंड टू राइट में बी बैठा है। तो देखिए, ई और ए, ई इज मैरिड टू ए। ठीक है, अब ए के भी कोई फादर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ कंडीशन देखिए कि जी जो है वो ग्रैंड मदर है। ठीक है, ग्रैंड मदर है किसकी? बी की, बी की ग्रैंड मदर है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि ये जो है जी मदर है ए की और सी का कोई भाई है। यहाँ पे आपको कंडीशन यहाँ पे दिखा था कि ना ही सी का भाई है और ए के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो ये है बी जो होगा वो सी का भाई बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन बच गया? ए बी सी डी बच गया। अब 4 मैरिड कपल है, इसका मतलब कि सी का भी किसी से मैरिज हुआ होगा, बी का भी मैरिड कपल होगा। ठीक है, अब हमारे पास, मैं पहले यहाँ पे इंक चेंज कर देती हूँ। देखिए, अब हमारे पास बचा क्या? ए हो गया, बी सी, डी बच गया, एफ बच गया और एच बच गया। ठीक है, डी एफ और एच। यहाँ पे देखिए, सी का ना ही भाई है और ना ही हस्बैंड है एफ, तो भाई तो बी है, तो एफ यहाँ पे इसका हस्बैंड नहीं होगा। ठीक है, तो डी और एच में दोनों में से कोई इसका हस्बैंड हो सकता है। ठीक है, अब एक और कंडीशन यहाँ पे एच से रिलेटेड हमने देखा था, एच इज वाइफ ऑफ बी, एच जो है वो बी की वाइफ है, तो एच भी यहां से निकल गया, तो सिंपली बचा कौन? यहाँ पे डी बच गया जो कि सी का हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, अब डी और एच का कंडीशन कंप्लीट हो गया, बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाबेट, इसका मतलब कि एफ जो है वो ए का फादर हो जाएगा। तो ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का कंडीशन हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसे अरेंज करते हैं। इस पूरे कंडीशंस को नोट डाउन करने के बाद मुझे सबसे बड़ा कंडीशन ये दिख रहा है। ठीक है, इसमें 8 सीट में से 5 सीट ऑक्यूपाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 सीट ऑक्यूपाई हो रहा है। तो यहाँ हमें क्लियर है कि सी का ब्रदर कौन है? सी का ब्रदर यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो मैंने इस तरीके से 2 कंडीशन बना लिया, ए और बी के बीच में 3 लोग हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे है सीज हस्बैंड, ये जो कंडीशन है आपका सीज
सी के हस्बैंड और डी के बीच में दो लोग बैठे हैं। ये जी का हस्बैंड है, सॉरी ये जी का हस्बैंड है ना, जी के हस्बैंड और डी के बीच में दो लोग बैठे हैं। तो जी का हस्बैंड कौन है? एफ। एफ और डी के बीच में दो लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता इन दोनों का डायरेक्शन क्या है। अब चलते हैं बी से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ, बी जो है वो सेंटर फेसिंग है, तो हमने बी को सेंटर फेसिंग कर लिया। बी और ई के बीच में दो लोग बैठे हैं। उससे पहले देखिए कि बी के सेकंड टू राइट में एफ बैठा है, तो बी का सेकंड टू राइट एफ कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। बी के आजू बाजू में सी नहीं बैठा है, तो सी को मैंने अंदर लिख के क्रॉस कर लिया, सी यहाँ पे नहीं बैठा है। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। बी और ई के बीच में दो लोग बैठे हैं, लेफ्ट है या राइट है हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, एक बार ई को यहाँ रख लिया और एक बार ई को यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये बी और ई का भी कंडीशन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बी से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ, ए के फादर के सेकंड टू राइट में बी बैठा है। ए के फादर के सेकंड टू राइट में बी बैठा है, तो ए के फादर कौन है यहाँ पे? ए के फादर है एफ, तो इसके सेकंड टू राइट में अगर बी बैठा है, इसका मतलब कि ये आउटसाइड फेसिंग होगा, तभी सेकंड टू राइट इधर होगा। ठीक है, इसका मतलब एफ जो है वो आउटसाइड फेसिंग हो गया। ये भी कंडीशन हमने देख लिया। अब देखते हैं ई के इमीडिएट राइट में बी के फादर बैठे हैं। अब बी के फादर कौन है? बी के फादर है ए, इसका मतलब कि ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ए, तो ई के इमीडिएट राइट में ए करने के लिए, सॉरी यहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है ना, ई का कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर ई के सेकंड टू राइट में, ई के इमीडिएट राइट में ए अगर बैठा है, ठीक है, तो ई का इमीडिएट राइट करने के लिए ई को आउटसाइड फेसिंग करना होगा, तभी ए इमीडिएट राइट होगा। इसमें ई को इनसाइड फेसिंग करना होगा, तभी ए इमीडिएट राइट होगा। ये भी कंडीशन हमने देख लिया। अब देखते हैं जी के सेकंड टू राइट में सी का हस्बैंड बैठा है। सी का हस्बैंड कौन है? डी, इसका मतलब कि यहाँ डी होगा। ठीक है, जी के हस्बैंड एफ और डी के बीच में दो लोग बैठे हैं। देखिए ये कंडीशन देखिए, जी के हस्बैंड और डी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, तो जी का हस्बैंड और डी, जी का हस्बैंड कौन है? एफ है। ठीक है, तो एफ और डी के बीच में दो लोग बैठने के लिए यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है, पॉसिबल है। इसमें क्या होगा, इसमें तो डी यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ई ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ पे हम लोग को दो स्पेस छोड़ के डी यहाँ बिठाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये कंडीशन, एफ जो है, एफ के आसपास ए, सी और सी का ब्रदर कौन है? बी, तो इसका मतलब एफ के आजू बाजू में ए, सी, बी कोई नहीं बैठेगा, तो सी इस कंडीशन में यहाँ तो बैठेगा नहीं, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो एफ के पड़ोस में भी नहीं बैठेगा, तो सी को यहीं पे बैठना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं सी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जगह नहीं, यहाँ पे हमने डी को 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो अभी डी का कंडीशन हम लोग यहाँ पे हटा के रखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से डी को हटा दिया, डी की पॉसिबिलिटी 2 बन रही है, यहाँ भी हो सकता है डी और यहाँ भी हो सकता है डी। ठीक है, सी भी, सी कहाँ हो सकता है? 1 और 2 जगह छोड़ के, सी तो यहाँ होगा नहीं, एफ के आजू बाजू में भी सी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं डी और कहाँ बैठता है, इस कंडीशन को देख लेते हैं एक बार। ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, जी और एच में कोई कंडीशन हमारा मर्ज कर रहा है क्या? यहाँ पे देखिए डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच बैठा है, तो यहाँ पे कोई जगह बच रहा है क्या? डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच, मतलब ये कंडीशन कहीं ना कहीं हम लोग का गड़बड़ है। ठीक है, अब देखते हैं डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच को बिठाना है। डी के इमीडिएट लेफ्ट में अगर हम लोग को एच को बिठाना है, तो डी अगर यहाँ पे बिठाते हैं तो इमीडिएट लेफ्ट एच यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, डी को अगर यहाँ बिठाते हैं, एक कंडीशन हम लोग और बनाते हैं, इस कंडीशन को मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी हम लोग का कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं किया, तो यहाँ से मैं इसे इरेज करके आपको एक और कंडीशन बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे और जगह बचा नहीं है, सो इसलिए मैं आपको एक और कंडीशन में बता रही हूँ। बट एक बार हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी में हम लोग का बन जाए। डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच अगर बैठेगा तो डी को आउटसाइड फेस करना पड़ेगा। क्लियरली हम लोग बना ही लेते हैं इसे। ये हो गया, यहाँ पे हम लोग का बी हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया ई, ये हो गया ए। अब डी हम लोग का कहाँ बैठ सकता है? डी यहाँ भी बैठ सकता है और डी यहाँ भी बैठ सकता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। ठीक है,
इसे यहाँ मैंने क्लियर कर लिया। अब देखिए डी को एक बार यहाँ बिठा के देखते हैं, ठीक है। सी यहाँ भी नहीं होगा, सी यहाँ भी नहीं होगा, इन दोनों जगह में सी कहाँ होगा देखते हैं। यहाँ पे सी नहीं होगा और यहाँ पे भी सी नहीं होगा, इसका मतलब कि सी यहाँ होगा, ठीक है। इस कंडीशन में सी हमारे यहाँ पे होगा। मेल फीमेल का भी हम लोग यहाँ पे कवर करते चल रहे हैं। ये फीमेल है, बी मेल है, एफ भी मेल है, ई जो है वो फीमेल है, ए जो है वो मेल है, डी भी मेल है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं ए क्या है, ए मेल है, ई फीमेल है, एफ मेल है, बी मेल है, डी भी मेल है, ठीक है। अब देखते हैं कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच बैठा है, ठीक है। डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच, ये कंडीशन तो यहीं से क्लियर हो गया कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच कहाँ से आएगा, क्योंकि सी के लिए इन दोनों जगह को छोड़ के इकलौता जगह सी यहाँ बच रहा है, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच कहीं होगा ही नहीं, ये तो यहीं पे खत्म हो गया, हमें दूसरा कंडीशन बनाना ही नहीं पड़ा। देखिए डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच बनाने के लिए एच को यहाँ लिखना पड़ेगा और डी को इनसाइड फेस करवाना पड़ेगा, ठीक है। और एच बाय जेंडर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फीमेल है, तो फीमेल हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सी का कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ एक जगह बच रहा है, सी है फीमेल, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आगे देखते हैं कौन सा बच गया है, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे हमारा बच गया जी का जेंडर फीमेल है, ठीक है। अब इनसाइड और आउटसाइड को देख लेते हैं कि क्या कंडीशन होगा। यहाँ पे देखिए ई के आजू बाजू में सिर्फ मेल बैठे हैं, ये कंडीशन हमारा हो चुका है यहाँ पे। और कोई कंडीशन है क्या, सी जी, हाँ सी के आजू बाजू देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिख रहा है कि सी के जो पड़ोसी हैं दोनों सेंटर फेसिंग हैं, तो सी का दोनों पड़ोसी अगर सेंटर फेसिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक और कंडीशन था, देख लेते हैं हम लोग, ये रहा, सी का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ए और जी बैठे हैं, तो देखिए ए अगर सेंटर फेसिंग है तो जी को भी सेंटर फेसिंग ही होना पड़ेगा, तभी ए और जी दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में सी होगा और सी को आउटसाइड देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कंडीशन कंप्लीट, बी जो है वो इनसाइड फेसिंग है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेशन में एक सवाल अभी और बाकी है। इसके स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको 8 मिनट लग जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रो हो चुके हैं तो आई विल से अगेन कि ये 4 से 5 मिनट आपको लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें सिंगल पजल नहीं है, ये डबल है। यहाँ पे पहले आपको ब्लड रिलेशन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में भी सब के सब सेंटर या फिर सब के सब आउटसाइड नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे आपका इनसाइड और आउटसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आई विल से कि 4 से 5 मिनट आपको यहाँ पे लग जाएगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं क्या नहीं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा, 9 boxes P Q R S T U V W X are arranged in such a way that it creates 3x3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, जितना बॉक्स ऊपर होगा मतलब डाउनवर्ड होगा उतना ही लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 9 बॉक्स हैं, उसको कैसे अरेंज किया गया है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब है कि इस तरीके से इसका मैट्रिक्स बॉक्स बना हुआ है। ये 3 बॉक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें रो और कॉलम भी 3-3 होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम 2 कंडीशन बना लेते हैं। ये हो गया 3 और 3 का कॉम्बिनेशन। आगे देखते हैं, ईच रो एंड ईच कॉलम कंसिस्ट ऑफ 3 बॉक्सेस। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। P इज केप्ट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। P जो है वो W के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है, बट नीदर इन द बॉटम रो नॉर एट द टॉप मोस्ट रो। P और W ना ही टॉप पे है ना ही बॉटम पे है। अगेन यहाँ पे भी टॉप पे नहीं है और बॉटम पे नहीं है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बनेगी कि P और W यहाँ हो सकते हैं, P और W यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट का कंडीशन है। आगे देखते हैं, R इज केप्ट टू वेस्ट ऑफ T। R जो है T के वेस्ट में है। अब यहाँ पे मैं आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन क्लियर कर दूं। ये आपका राइट है और ये आपका ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है। आगे देखते हैं, T इज केप्ट टू वेस्ट ऑफ T बट नॉट द नॉर्थ ऑफ P। P के नॉर्थ में नहीं है, इसका मतलब कि P जिस बॉक्स में है उस बॉक्स में R नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नॉट द नॉर्थ ऑफ P, X इज नॉट केप्ट इन द बॉटम रो। X जो है वो बॉटम रो में नहीं है, ठीक है।
टी इज केप्ट इन टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी, पी के नॉर्थ ईस्ट में, तो पी का नॉर्थ ईस्ट कहां हो जाएगा, पी के नॉर्थ ईस्ट में कौन बैठा है, टी, ठीक है, बट नॉट इन द मिडिल कॉलम, टी जो है वो मिडिल कॉलम में नहीं बैठा है, ठीक है। तो पी का नॉर्थ ईस्ट इस कंडीशन में देखिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन भी हमने यहीं पे कर लिया। अब इसके साथ साथ देख लेते हैं कि आर जो है टी के वेस्ट में है, आर इस कॉलम में तो होगा नहीं, ठीक है, तो आर यहीं पे बैठेगा, इस कॉलम में अगर आर नहीं होगा तो आर यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में एक बॉक्स है इन द सेम कॉलम, जिस कॉलम में आर है उसी कॉलम में यू भी बैठेगा, ठीक है, तो यहाँ पे यू हो गया और इस केस में यहाँ पे यू हो गया, ठीक है, ये भी कंडीशन हमने साथ साथ मर्ज कर लिया। एस इज केप्ट टू साउथ वेस्ट ऑफ टी, टी के साउथ वेस्ट में कौन बैठा है, एस बैठा है, ठीक है, तो इस केस में टी का साउथ वेस्ट कौन हो जाएगा, ये, और इस केस में टी का साउथ वेस्ट कौन हो जाएगा, ये, ठीक है। क्यू इज केप्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एक्स, एक्स के नॉर्थ वेस्ट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x जो है वो बॉटम पे तो होगा नहीं, यहाँ पे बॉटम पे तो x है नहीं, तो x जब तक इस दोनों में से कहीं x नहीं बैठेगा q यहाँ कैसे हो सकता है, मतलब ये कंडीशन हमारा गड़बड़ हो गया, ठीक है। इस केस में देखते हैं x को यहाँ पे हम लोग बिठा सकते हैं, तभी इसका नॉर्थ वेस्ट जो है q यहाँ पे आ जाएगा। अगला अल्फाबेट कौन सा बचा हमारा, p q r s t u भी बच गया, ठीक है, w x हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट, q r t p w x s u भी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। इसके स्टैंडर्ड टाइमिंग की बात करूँ तो आई विल से कि आपको 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा वक्त इसको बनाने में नहीं लगेगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन पूरा तैयार करने में मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। ये भी मैंने ज़्यादा ही कह दिया, आपको 1.5 मिनट लगेगा, 1.5 से 2 मिनट, उससे ऊपर आपका नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नहीं, अगर इससे आपका ज़्यादा लग रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको पिछले सवाल में नहीं बताया, वो ये मेंस का पेपर है, अगर मेंस का जो क्वेश्चन है इसमें ये आपको 5 सवाल, अगर ये पूरा सवाल आपने सॉल्व किया है तो इससे रिलेटेड 5 सवाल दिए जाएंगे 5 ऑप्शन के साथ, और हर एक सवाल के लिए आपको 1.25 मार्क्स मिलता है मेंस में। इसका मतलब 125 बचे 625, 6.25 मार्क्स के लिए आपको ये सवाल पूछा जाएगा। आगे ये सवाल भी मेंस का है, अगर किसी को डाउट है कि इतना इजी मेंस में नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि मेंस में पेपर टफ आता है। अगर क्वेश्चन टफ आते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मीन्स अगर क्वेश्चन नंबर 4 में वो पहला वाला सवाल आ गया तो उसका A B C D E, ठीक है, 5 सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का इजी सवाल आ गया, मान लेते हैं 5 नंबर में ये सवाल आ गया, तो इससे A B मैक्सिमम A B C 3 ही सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अगर 3 सवाल पूछा जाता है 1.25 मार्क्स का हर सवाल, तो 125 या 375 3.75 मार्क्स के लिए ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन पूरा आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट रह गया है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई विद इन 1 आवर मिल जाता है। रेयरली ऐसा होता है कि आपको 24 आवर्स में रिप्लाई मिलता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, एग्जाम सीजन स्टार्ट हो चुका है, बिहार कोऑपरेटिव बैंक का एडमिट कार्ड आ चुका है, उम्मीद है SBI का भी बहुत जल्दी ही आए, तो प्रैक्टिस जारी रखिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।